गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केमिकल कंपोजिशन के बारे में। आज हम लोग उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। हम लोगों ने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दो स्ट्रक्चर, एक फ्लूइड मोजाइक मॉडल में ट्राइलेमिलर मॉडल और एक आपका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया जा चुका था। आज हम लोग देखेंगे फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में। ओके, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ओके, इसको दिया था सिंगर और निकोलसन ने। तो हम लोग देखते हैं कि इस मॉडल में क्या बताया गया था कि इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो 3 ही लेयर का होगा। ओके, इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 लेयर का ही होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें जो 4 लेयर, लेकिन इसमें अरेंजमेंट जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिफरेंट टाइप का हो जाएगा। जैसे हम लोग वहाँ किसी भी स्ट्रक्चर में जो है वो जिक्र नहीं किया गया था कि उसमें जो है वो क्या पाया जाएगा, उसमें जो है वो फॉस्फोलिपिड होगा या फिर जो है कार्बोहाइड्रेट होगा। इसका जिक्र किसी भी मॉडल में नहीं किया गया था, लेकिन फ्लूइड मोजाइक मॉडल में ये सारे चीज़ों का जिक्र किया गया था। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है वो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। लोगों ने इसको सबसे ज़्यादा पसंद किया और अभी तक ये मॉडल जो है वो चलता आ रहा है। अभी जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या है, ये है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है वो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ओके, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है ये लगा हुआ रहता है दोनों साइड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ओके, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड रहेगा। आप देखोगे यूनिट मेम्ब्रेन या ट्राइलेमिलर मॉडल, तो सब में जो है एक ही चीज़ का जिक्र हुआ है कि इस तरह से लिपिड रहेगा और दोनों साइड से प्रोटीन रहेगा। बट ऐसा नहीं है। हम लोग इसमें देखेंगे क्या कि प्रोटीन जो है वो बीच में भी आपको मिलेगा। जैसे प्रोटीन जो है वो यहाँ पे भी मिल सकता है। प्रोटीन यहाँ पे भी मिल सकता है। प्रोटीन जो है वो हम लोग देखते हैं कि लिपिड के बीच में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और प्रोटीन जो है, इस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं क्या, इंट्रांसिक प्रोटीन। ओके, और प्रोटीन हम लोग देखते हैं क्या कि प्रोटीन जो है वो ट्रांस मेम्ब्रेन के फॉर्म में भी पाया जाएगा, या टनल प्रोटीन। वो टनल प्रोटीन क्या होगा कि ये इधर से निकल करके, ये इधर से आ करके ये पूरा इधर बाहर की ओर भी जाएगा। मतलब यहाँ से जो है ये आपका बाहर की ओर भी गया हुआ है। ठीक है, इस प्रोटीन को हम लोग क्या बोल देते हैं, टनल प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन जो है वो आपको 3 तरह का प्रोटीन दिखेगा। उसके बाद आप देखोगे क्या कि बाहर में भी प्रोटीन लगा हुआ रहता है और अंदर में भी प्रोटीन लगा हुआ रहता है। ठीक है, अब ये जो है सबसे पहले कि ये जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाए ये क्या है, ये तो हेड कहलाता है, हेड, ये भी हेड, और ये दोनों क्या कहलाता है, टेल। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड, इसको हम लोग बोलते हैं क्या,
लिपिड बाय लेयर या फॉस्फोलिपिड बाय लेयर, फॉस्फोलिपिड बाय लेयर, ये फॉस्फोलिपिड बाय लेयर हो गया। ओके, ये जो प्रोटीन है और ये जो प्रोटीन है, दोनों प्रोटीन कहलाता है क्या, एक्सट्रांसिक प्रोटीन, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेरिफेरल प्रोटीन। एक्सट्रांसिक प्रोटीन, ये भी क्या कहलाएगा, एक्सट्रांसिक प्रोटीन या एक्सटर्नल प्रोटीन। और ये जो बीच में अंदर बना हुआ है ये प्रोटीन, हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंट्रांसिक प्रोटीन। ओके, और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, या टनल प्रोटीन, या हम लोग इसको इंटीग्रल प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। ओके, इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं इसमें कि यहाँ पे जो है वो लिपिड के अलावा यहाँ पे जो है वो कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, वो भी सिर्फ एक साइड में। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज होता है जो प्रोटीन के साथ अटैच रहता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिर्फ अपर पोर्शन पे ही रहेगा, और यहाँ पे ये प्रोटीन और ये दोनों मिल करके इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग एक और दूसरे नाम से जानते हैं, क्या नाम से, ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। और ये ग्लाइकोप्रोटीन यही एंटीजिन का काम करता है, ठीक है, ये दोनों जब मिल गया तो ये क्या बन गया, ग्लाइकोप्रोटीन, और यही एंटीजिन का काम करता है, एंटीजिन जिसके कारण हम लोगों का ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। आखिर आरबीसी में जो ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजिन। तो ये जो स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने बनाया ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही मॉडल अभी तक चलते आ रहा है, किसके लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाने वाला, मतलब लोगों ने माना कि हाँ इसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसके लिए स्ट्रक्चर जो देने के लिए बहुत सारा मॉडल जो दिया गया, लेकिन जो एक्सेप्ट किया गया मॉडल वो आपका क्या है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ओके, अब हम लोग देखेंगे क्या, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप ये जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल का स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, है ना, इसमें भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, फॉस्फोलिपिड बाय लेयर है, इसमें भी प्रोटीन है। उन सारे स्ट्रक्चर से ये कैसे अंतर है, तो किसी भी मॉडल में ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का जिक्र नहीं है, किसी भी मेम्ब्रेन में इंट्रांसिक प्रोटीन का जिक्र नहीं है, किसी भी मॉडल में कार्बोहाइड्रेट का जिक्र नहीं है ना। इसीलिए ये मॉडल जो है वो क्या है, उन दोनों मॉडल से बिल्कुल अलग है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या कि इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम लोग मिटा देते हैं। हम लोग देखेंगे क्या क्या फंक्शन कर सकता है। तो ये आप जो है वो देखे हो कि ये दोनों सेल प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, दोनों में प्रेजेंट होता है, और इसके बाद ही कोई तीसरा लेयर आएगा, मतलब इसके ऊपर कोई लेयर आएगा। तो ये क्या करता है, होल्ड करके रखता है सारे सेल ऑर्गेनेल्स को, है ना, एक जगह पे रखता है। हम लोग बोलेंगे होल्डिंग सेल कंटेंट, है ना, सेल मेम्ब्रेन होल्ड द सेमी फ्लूइड प्रोटोप्लाज्मिक
कंटेंट्स। सबसे पहला फंक्शन हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या फंक्शन हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? हमारे बॉडी में, हमारे सेल में या प्लांट के सेल में इसका क्या फंक्शन हो सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो हम लोग क्या देखेंगे, सबसे फर्स्ट फंक्शन इसका है कि ये होल्ड करके रखता है किसको, प्रोटोप्लाज्म को, है ना। प्रोटोप्लाज्म को कहाँ पे, सेल के अंदर। तो सेल मेम्ब्रेन होल्ड द सेमी फ्लूइड प्रोटोप्लाज्म कंटेंट। सेल मेम्ब्रेन hold the semi-fluid protoplasmic contents। ठीक है, ये जो है वो सेल मेम्ब्रेन जो है होल्ड करता है सेमी फ्लूइड प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट को। दूसरा क्या करता है कि प्रोटेक्ट द एनिमल सेल फ्रॉम इंजुरी, है ना। आप देखोगे क्या, इट प्रोटेक्ट्स द एनिमल सेल फ्रॉम इंजुरी। ये एनिमल सेल को इंजर्ड होने से बचाता है। अब आप जो है वो बोल सकते हैं कि सर एनिमल सेल को, प्लांट सेल को नहीं। तो प्लांट सेल में सेल वाल भी होता है, वो प्रोटेक्ट करता है ना, उसके बाद इसका नंबर आता है। लेकिन एनिमल सेल में सेल वाल तो नहीं होगा, तो कौन होता है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो है वो क्या करता है, ये जो है प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद क्या करता है, ये जो है हम लोग देखते हैं कि इट सेपरेट द सेल फ्रॉम अनदर। ठीक है, सेल को सेपरेट करने का काम करता है। ये सेल को जो है वो क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है। यानी कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं रहे तो हम लोग क्या देखेंगे कि सेल जो है वो क्या हो जाएगा, सेल जो है वो एक दूसरे से अलग नहीं होगा। फिर हम लोगों को सेल के इंडिविजुअलिटी के बारे में पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, सेल को सेपरेट करने का भी काम करता है। हम लोग देखते हैं कि कंपार्ट में आने की, उसको सेपरेट करके अलग अलग फॉर्म में बदलता है ना। तो ये सब काम किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। हम लोग देखते हैं कि हेल्प इन कीपिंग एनिमल सेल टुगेदर, है ना। ये जो है और क्या करता है ये, तो हेल्प द एनिमल सेल टू कीपिंग टुगेदर, टू हेल्प द एनिमल सेल कीपिंग टुगेदर। ये एनिमल सेल को एक साथ रहने में भी मदद करता है। कैसे, तो टिश्यू बना करके। सेल ही जो है वो क्या बनाता है, टिश्यू, है ना। और यही जो है वो टिश्यू बन करके एक साथ रहता है। हम लोग देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन पोजेज एंटीजीन। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि इट पोजेज एंटीजन which responsible for
रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड ग्रुप। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है जो क्या करता है, एंटीजन को कैरी करता है। एंटीजन क्या है, तो एंटीजन हम लोग बोले थे किसको, ग्लाइकोप्रोटीन को, यानी कि ग्लूकोज जो है वो जा करके अटैच करता है प्रोटीन के साथ। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज से अटैच कर जाता है दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन, और यही ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन का काम करता है ना। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ब्लड ग्रुप के लिए, है ना। हम लोग देखते हैं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये मदद करता है या ये रिस्पॉन्सिबल होता है एंडोसाइटोसिस के लिए, है ना। ये क्या काम करवाता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस क्या है, एंडोसाइटोसिस बोल सकते हैं, एक्सोसाइटोसिस बोल सकते हैं, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस क्या है, अगर हम लोग देखें कि एंडोसाइटोसिस क्या है, तो आप इसको जो है कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर है, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर है, यहाँ पे हम लोग अभी देख रहे हैं कि इसको एंडोसाइटोसिस को। तो एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, एंडोसाइटोसिस, तो यहाँ क्या होगा, कोई सब्सटेंस जो है वो बल्क में आकर के यहाँ पे क्या हो गया, जमा हो गया। तो क्या होता है कि ये सब्सटेंस जो है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इस तरह से मुड़ गया, है ना। पहला स्टेप इस तरह से मुड़ गया, तो देखते हैं कि सब्सटेंस जो है वो आकर के इसमें जमा हो गया, ओके। उसके बाद जो है ये क्या होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सीधा हो गया और सब्सटेंस जो है वो कहाँ पहुँच गया, इनसाइड द सेल, ठीक है। सब्सटेंस आ गया कहाँ, इनसाइड सेल, और ये क्या, आउटसाइड। ये है इनसाइड, ये क्या, आउटसाइड। ये क्या, इनसाइड, और ये क्या, आउटसाइड। तो इनसाइड आउटसाइड से इनसाइड लाने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रहा है ना। तो इस तरह का जो डिफ्यूजन होता है या इसको हम लोग बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्टेशन, इसी को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, ये भी कौन करवा रहा है, सेल। वहीं एक्सोसाइटोसिस, अगर हम लोग देखें एक्सोसाइटोसिस, दूसरा जो टाइप है वो क्या है, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस यानी यही अंदर से सब्सटेंस को, जैसे कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट या कुछ जमा हो गया तो उसको वो बाहर करेगा, तो उसको बोलते हैं क्या, एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस में हम लोग क्या देखेंगे कि सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग बोल देंगे इनसाइड, और इसको बोल देंगे क्या, आउटसाइड, ओके। तो सब्सटेंस जो है सेल के अंदर इस तरह से यहाँ पे जमा हो गया बहुत सारा, ठीक। तो अब क्या होगा, ये सेकेंड स्टेप में हम लोग देखते हैं कि सेकेंड स्टेप में ये जो है अगर इस तरह से लूप बनाया, यह क्या हो गया, आउटसाइड, आउटसाइड, और ये हो गया इनसाइड, किसका, सेल का, ठीक है। अब सब्सटेंस जो है वो यहाँ पहुँच गया। उसके बाद जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सीधा हो जाएगा और सब्सटेंस कहाँ चला जाएगा, आउट। ये हो गया क्या, आउटसाइड, और ये हो गया क्या, इन। तो ये जो होता है ये क्या कहलाया, ये अगर सेल सब्सटेंस को बाहर किया तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सोसाइटोसिस। लेकिन अगर अंदर लेके आ रहा था तो उसको क्या बोलते थे, एंडोसाइटोसिस। तो इसके लिए भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है, एंडोसाइटोसिस के लिए, एक्सोसाइटोसिस के लिए, है ना। इसके अलावा सेल मूवमेंट के लिए, सेल मेटाबॉलिज्म के लिए, ऑस्मोसिस के लिए, है ना, ये सब के लिए जो है वो ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो ये सब जो काम है
वो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये सब काम जो है किसका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ऑस्मोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल मेटाबॉलिज्म थ्रू सेलेक्टिवली परमेबिलिटी। हम लोग देखते हैं कि ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। 8 एज permeable membrane, selectively permeable membrane which control the metabolism of cell, जो क्या करेगा, कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल। अगर बाय द वे आप मान लो कि सारे सब्सटेंस को सेल के अंदर ये आने देता तो सेल का मेटाबॉलिज्म भी बहुत ज़्यादा होने लगता या फिर सेल जो है डिस्ट्रॉय हो जाता। लेकिन ये क्या करता है, सेलेक्टेड सब्सटेंस जितने की आवश्यकता है उतने ही सब्सटेंस को ये क्या करता है, अंदर आने देता है, जिसका रिजल्ट ये है कि इसमें जो है वो अनवांटेड फंक्शन, ये अनवांटेड सेल जो है अनवांटेड फंक्शन नहीं कर पाता है ना। जैसा रिक्वायरमेंट होता है वैसे ही सब्सटेंस को जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर जाने देता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये कंट्रोल करता है किसको, ये कंट्रोल करता है आपका सेल के फंक्शन को, है ना। तो ये सब काम है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हम लोग फंक्शन के बारे में देख लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में देख लिए। ठीक है, अब जो है हम लोग आगे चलेंगे और आगे हम लोग को पढ़ना जो है सबसे पहले वो क्या पढ़ना है, साइटोप्लाज्म। ओके, चलिए, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इसका फंक्शन, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, ये सारे कुछ को देखें। अब हम लोग देखेंगे अपने नए टॉपिक को जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। दोनों बाउंड्री को, सेल बाउंड्री में हम लोग दो ही बाउंड्री देखते हैं, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दोनों को ख़त्म कर दिए, दोनों के फंक्शन को देख लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे साइटोप्लाज्म कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। ओके, तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या है, तो प्लाज्म मीन्स लिक्विड सब्सटेंस और साइटो मीन्स सेल। हम लोग देखते हैं कि साइटोप्लाज्म इज सेमी फ्लूइड जेली लाइक, है ना। साइटोप्लाज्म इज, साइटोप्लाज्म इज सेमी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड जेली लाइक, जेली लाइक, ठीक है, सेमी फ्लूइड जेली लाइक ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म ये किसका पार्ट है, प्रोटोप्लाज्म का, ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म डाइट लाई इनर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। डाइट लाइज या प्रेजेंट इनर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, जो कहाँ प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, एक्सक्लूडिंग, इसी में कोमा देख लिखते हैं, एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस। यानी कि साइटोप्लाज्म जो है वो कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म जो है वो आपका प्रेजेंट होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाद तक का, यानी न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच जो सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या,
साइटोप्लाज्म। जैसे एक सेल है, ये हम लोग सेल बना लिए, है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गया, बीच में क्या बन जाएगा, न्यूक्लियस, है ना, तो ये है न्यूक्लियस, ये है बाउंड्री, और यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म जो है ये कैसा सब्सटेंस होता है, तो साइटोप्लाज्म सेमी सॉलिड, है ना, सेमी सॉलिड कहने का अर्थ है कि ना ही ज़्यादा ये गाढ़ा होगा ना ही ज़्यादा लिक्विड होगा, जेली लाइक, यानी कि थोड़ा सा चिपचिपा, सेमी सॉलिड जैसा, पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म वर्ड आया है ना, क्योंकि ये जो साइटोप्लाज्म है ये किसी बाउंड्री को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। तो हम लोग देखे थे कि प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू विदाउट सेल बाउंड्री, है ना। अगर हम लोग साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को डिफाइन करें तो विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो वो कहलाता है क्या, वो कहलाता है हमारा प्रोटोप्लाज्म, है ना। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग देखते हैं कि ये जो है वो साइटोप्लाज्म जो है वो आपका सेमी सॉलिड सब्सटेंस है। हम लोग देखते हैं कि ये क्या क्या इंक्लूड करता है, तो हम लोग देखते हैं कि इट इंक्लूड, ये जो है वो इंक्लूड करेगा साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स एंड सेल इंक्लूशन, यानी कि हम लोग देखते हैं कि इट इंक्लूड या इट कंसिस्ट ऑफ, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, या इट इंक्लूड किसको, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, साइटोसोल भी, जो लिक्विड सब्सटेंस है उसको, सेल ऑर्गेनेल्स, और किसको इंक्लूड करता है, सेल ऑर्गेनेल्स को, एंड सेल ऑर्गेनेल्स के अलावा इसमें जो है वो और क्या पाया जाता है, तो सेल ऑर्गेनेल्स के अलावा इसमें जो है वो सेल मटेरियल, सेल मटेरियल, या इसको हम लोग जो है वो बोलते हैं क्या, इंक्लूशन, सेल इंक्लूशन, या हम लोग क्या बोलते हैं इसको, सेल इंक्लूशंस। ठीक है, ये इंक्लूड करता है क्या, सेल इंक्लूशंस। ठीक है, ये सारा पार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है आपका कहाँ पे, तो साइटोप्लाज्म में, यानी कि इसको हम लोग जो है वो पहले भी देखे थे कि ये साइटोप्लाज्म जो है उसको हम लोग दो भाग में डिवाइड किए थे, एक था हमारा साइटोसोल और एक था हमारा ट्रोफोप्लाज्म, है ना। जब हम लोग सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने इसको डिफाइन किया था कि ये जो है वो दो ग्रुप में डिवाइड हो जाता है, एक का नाम क्या था, साइटोसोल, और एक का नाम क्या था, ट्रोफोप्लाज्म। ओके, तो साइटोसोल में साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स यानी वो लिक्विड वाले सब्सटेंस आ जाएंगे, और ट्रोफोप्लाज्म में जो है वो आपका आ जाएगा सेल ऑर्गेनेल्स और सेल मटेरियल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो लिक्विड वाले पार्ट है ना, साइटोसोल है, इसको पुनः दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, एक को हम लोग बोलते हैं एक्टोप्लाज्म और एक को बोलते हैं क्या, इंडोप्लाज्म। ठीक है, तो एक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म दो भाग में इसको डिवाइड किया गया है, तो एक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म का दूसरा भी नाम है क्या, प्लाज्मोसोल और प्लाज्मोजेल। तो उसके बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, साइटोप्लाज्म के क्लासिफिकेशन के बारे में और ज़्यादा। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही हम लोग, है ना। आज जो हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंप्लीट किए, उसके सबसे एक्सेप्टेड, जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया उस मॉडल को देखे, और साथ ही साथ जो है वो हम लोगों ने देखा साइटोप्लाज्म क्या होता है। सो अब इसके क्लासिफिकेशन को या इसके डिफरेंट पार्ट को, इसके स्ट्रक्चर को हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।